ये कौन है पापा? 15 साल की प्रिंसी ने अपने पापा से पूछा, जो एक लड़की का हाथ थामे घर के अंदर आ रहे थे। वहीं दूर से सीढ़ियां उतरते हुए अभिनव ने भी यह मंजर देखा और सीढ़ियों पर ही रुक गया। 19-20 साल की वह लड़की, घुंघराले सुनहरे बालों वाली, बड़ी बड़ी गहरी नीली आंखें, उनमें किसी तरह का डर नहीं दिख रहा था, लेकिन एक हल्का सा नटखटपन जरूर था, जिसे 25 साल के अभिनव ने तुरंत भाप लिया। बेटा, यह शैलजा है, प्रवीण अंकल की बेटी। अब से यह हमारे साथ ही इसी घर में रहेगी। मनोज साहब ने उसकी तरफ देखते हुए प्रिंसी को समझाया। सच पापा, यह हमारे साथ ही रहेगी। प्रिंसी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह हमेशा अपने पापा से जिद करती थी कि उसे एक दोस्त चाहिए, जिसके साथ वह अपनी बातें बांट सके, खेल सके, हंसी मजाक कर सके। और आज जैसे उसकी वह ख्वाहिश सच हो गई। हाँ बेटा, जब तक इसका कमरा तैयार होता है, यह तुम्हारे ही कमरे में रहेगी। चलो शैलजा बेटा, प्रिंसी के साथ जाओ, यह तुम्हें अपना कमरा दिखाएगी। मनोज साहब ने प्यार से शैलजा के सिर पर हाथ फेरा। वह हल्का सा मुस्कुराई और प्रिंसी का हाथ थामकर उसके साथ चल दी। पापा, यह क्या सीन है? नीचे आते ही अभिनव ने उलझे अंदाज में पूछा। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। मनोज साहब के लहजे में साफ परेशानी थी। फिर उन्होंने अभिनव को पूरी बात बताई कि वह शैलजा को अपने साथ यहाँ क्यों लाए हैं। पापा, आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। अभिनव ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। सब हो जाएगा बेटा, लेकिन अभी मुझे ऐसा कदम लेना है जिससे मैं इस बच्ची को सुरक्षित हाथों में सौंप सकूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? वह लोग इसे फिर से। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी लंबी उम्र हो और कोई इसे कैसे ले जा सकता है, जब इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और उस घर में इस लड़की की जान और इज्जत दोनों खतरे में हैं। फिर कोई कैसे इसे जबरदस्ती ले जा सकता है? अभिनव ने उन्हें हिम्मत दी। तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन जो भी हो, मैं इसका अंकल हूँ और वो इसका भाई। भाई का हक मुझसे बड़ा माना जाता है। वह लीगल कस्टडी ले लेंगे। कैसे ले लेंगे पापा? शैलजा कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, बालिग है, समझदार है। कोई भी इसे उठाकर ले जाए, ऐसा नहीं होता। आप फिक्र ना करें, मेरा एक दोस्त है पुलिस में, एसपी राणा, मैं उससे बात करता हूँ। अभिनव ने उन्हें तसल्ली कराने की कोशिश की। तभी मनोज साहब अचानक गहरी सोच में डूबकर बोले, बेटा, मेरी एक बात मानोगे? अभिनव रुक गया। तुम शैलजा से शादी कर लो। क्या पापा? वह हैरान रह गया। पापा, आप जानते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बिना मोहब्बत के जीवन साथी का रिश्ता सिर्फ दिखावे का होता है। बेटा, मैं तुम्हें किसी चीज से मना भी नहीं कर रहा। तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मैं सिर्फ हालात से बचाने के लिए कह रहा हूँ। तुम अभी के लिए शैलजा से शादी कर लो, ताकि उन जालिमों से उसकी रक्षा हो सके। जब मैं उसे वहां से लेकर आया था तो उन लोगों ने इसे अपनी इज्जत पर सीधा वार समझा है। जब तक वो लोग शांत नहीं हो जाते, तुम शैलजा को अपने नाम की सुरक्षा दे दो। अगर कोई उसे वापस ले जाने आए तो तुम्हारी शादी उसकी ढाल बन जाएगी। पापा, ये बहुत बड़ा फैसला है। अभिनव दुविधा में पड़ गया। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा कि यह रिश्ता हमेशा बनाए रखना। हालात ठीक होते ही तुम उसे आजाद कर देना। तब तक मैं उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दूंगा, लेकिन यह बात राज ही रहे, सिर्फ हम दोनों के बीच। मनोज साहब ने अपनी पूरी बात धीरे धीरे समझाई। अभिनव उन्हें देखते रह गया। उसने पहली बार अपने पापा को इतना परेशान देखा था, वरना वह हमेशा हर बात को हल्के में लेते थे। यह पहली दफा था जब वह इतनी चिंता कर रहे थे, तो यकीनन बात बहुत गंभीर थी। ठीक है पापा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। यह सुनकर मनोज साहब का सीना गर्व से भर गया। मैं चाहता हूँ कि यह शादी कल ही हो जाए। जितना देर होगी हालात और बिगड़ेंगे। वह आदमी बड़ा टेढ़ा है, चुप बैठने वालों में से नहीं। मैं नहीं चाहता कि शैलजा फिर उसी जहन्नुम में वापस चली जाए, जहां से मैंने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला है। मनोज साहब ने गहरी सांस लेते हुए दिल का हाल बताया। इधर प्रिंसी शैलजा कमरे के पास आई तो मुस्कुरा उठी। यार, तुम तो बहुत प्यारी हो, कितनी क्यूट। एक काम करो, तुम अकेले कमरे में मत सोना, मेरे साथ ही कमरा शेयर कर लो। मैं पापा से बात करूंगी,
प्रिंसी एक पल में ही शैलजा की दीवानी हो गई थी। उसे नीली आंखों वाली यह लड़की बेहद पसंद आई, जो गुड़िया जैसी लग रही थी। ठीक है, अंकल से कह देंगे कि हमें प्रिंसी के साथ ही रहना है। शैलजा जितनी प्यारी थी, उसकी बातें उससे भी ज्यादा प्यारी थी। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मनोज साहब कमरे में दाखिल हुए। शैलजा बेटा, ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं अंकल, हम बिल्कुल ठीक है। प्रिंसी इतनी प्यारी है कि उसने हमें एक मिनट के लिए भी उदास नहीं होने दिया। शैलजा ने प्रिंसी का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, प्रिंसी बेटा, जरा नौकरानी से कह दो कि शैलजा के लिए जूस ले आए। मनोज साहब ने कहा ही था कि प्रिंसी पल भर में उठी और कमरे से बाहर चली गई। मनोज साहब शैलजा के पास आकर बैठे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, एक फैसला लिया है मैंने तुम्हारे लिए और उम्मीद करता हूँ कि तुम इनकार नहीं करोगी, क्योंकि मैंने यह फैसला सिर्फ तुम्हारे भले के लिए लिया है। अंकल, आप जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। आपने हमें आज जिस हाल से निकाल कर यहाँ लाया, यह हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आप हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हैं। शैलजा ने उनका हाथ थामकर बहुत लगाव से कहा, खुश रहो बेटी, मैं कल ही तुम्हारी शादी कर रहा हूँ अपने बेटे अभिनव के साथ। यह कहते हुए उन्होंने शैलजा के चेहरे की तरफ देखा। उस पर हल्की सी उलझन साफ नजर आ रही थी। बेटा, फिक्र मत करो, इस दुनिया में मेरे बाद अगर कोई तुम्हें संभाल सकता है तो वो मेरा बेटा ही है। जब तक उसका साथ तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें किसी भी तकलीफ से बचाए रखेगा। वो तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आखिरी बात जब तक उसका साथ रहेगा शैलजा के दिल में अटक गई। क्या उसका साथ भी छूट सकता है? यह सवाल उसके मन में उठा, पर वह अपने अंकल से पूछ ना सकी। बेटा, यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मनोज साहब ने फिर कहा, आप जो भी ठीक समझे अंकल जी, वो कर सकते हैं। शैलजा ने एक बार फिर से उन्हें भरोसा दिया। मनोज साहब ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और फिर कमरे से बाहर चले गए। उधर शैलजा की आंखों से एकाएक आंसू बह निकले। बाहर से मजबूत दिखने वाली इस लड़की के भीतर भी दर्द के तूफान उठ रहे थे, और उन दर्दों की सबसे बड़ी वजह उसके अपने थे, खास तौर पर उसका भाई आदर्श। शैलजा के पिता तो पहले ही खत्म हो चुके थे और कुछ दिन पहले उसकी माँ का भी देहांत हो गया। माँ के मरते ही उसके भाई आदर्श की पत्नी बबीता ने अपने भाइयों को वहीं बुला लिया। उसकी भाभी के 2 भाई थे, 22 और 23 साल के। उम्र कम थी, लेकिन उनकी हरकतें बेहद घटिया थीं। 2-3 बार वे शैलजा को परेशान कर चुके थे, लेकिन उसके भाई और भाभी दोनों ही यह मानने को तैयार नहीं थे। हर बार वही दोषी ठहराई जाती, चाहे सच कुछ भी हो। और फिर हद तो तब हो गई जब बबीता का बड़ा भाई उसके कमरे में घुस आया। शैलजा ने हिम्मत करके उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस पर वह बुरी तरह आपे से बाहर हो गया और उसे जोर से धक्का दिया। वह किसी तरह खुद को बचाती कमरे से बाहर भागी ही थी कि तभी बबीता शोर सुनकर वहां पहुंच गई और उनके भाई ने तुरंत झूठी कहानी सुना दी कि वह और शैलजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, कि शैलजा ने ही उसे अपने कमरे में बुलाया था और अब वह ड्रामा कर रही है। शैलजा ने बहुत सफाई दी, रो रो कर बताती रही कि सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और जिंदगी में पहली बार उसे अपने ही भाई आदर्श से एक थप्पड़ पड़ा। यह सब शैलजा ने मनोज साहब को बताया तो मनोज साहब से रहा नहीं गया। वह उसी समय वहां पहुंच गए, ठीक उसी वक्त जब बबीता और उसके भाई भी वहां मौजूद थे और माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था, जिस वजह से मनोज साहब ने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा और आगे बढ़कर शैलजा को अपने गले से लगा लिया। अंकल जी, हम सच कह रहे हैं, हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये लड़का हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, कोई हमारा यकीन नहीं कर रहा। वह सिसकते हुए मनोज साहब से बोली, हाँ हाँ, सब बेवकूफ ही हैं यहाँ, जो इतना बड़ा तमाशा देखने के बाद भी तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। बबीता जी ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा, खबरदार, मेरे भाई पर फिर इल्जाम लगाया तो अभी इसी घर से निकाल दूंगी। आप इस घर की बेटी को घर से निकालेंगी? मनोज साहब का सब्र टूट गया। मैं खुद इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। अफसोस तो इस बात का है कि इसका भाई होने के बावजूद आदर्श, तुम इस काबिल ही नहीं कि भाई कहलाओ।
अब आप मुझे बताएंगे कि मैं भाई बनने लायक हूँ या नहीं। आदर्श चीख पड़ा, हमारे घर के मामले में दखल मत दो और यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम मेरे दोस्त के बेटे ना होते ना, मनोज साहब ने गुस्से में दांत भींच कर कहा, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर देता। मैं जाऊंगा यहाँ से, लेकिन शैलजा को साथ लेकर। आप ऐसा नहीं कर सकते। शैलजा कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बहन है। सिर्फ कहने को आदर्श, वरना जो सुलूक तुम उसके साथ कर रहे हो ना, वो तो सौतेले भी नहीं करते। ऐसे माहौल में मैं अपने दोस्त की बेटी को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जो करना है कर लेना। चलो शैलजा। शैलजा उठने लगी। अंकल जी, हमारे कपड़े कुछ भी नहीं लेना इस घर से। तुम्हारे अंकल के हाथों में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर देंगे, मनोज साहब ने धीरे से कहा और वो उसे लेकर वहां से निकल गए। 1 घंटे की दूरी पर पहुंचते पहुंचते मनोज साहब ने उसकी हर जरूरत की चीजें खरीद कर दिलवाई। शैलजा के मन में एक तरफ सुकून था कि उसके अंकल उसके लिए डटकर खड़े हुए, उसकी इज्जत बचाई, लेकिन जितनी खुश वह अपने अंकल जी को देखकर थी, उतनी ही दुखी वह अपने भाई आदर्श से थी। शादी के बाद आदर्श ने उससे बात तक नहीं की थी। कभी ये नहीं पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। वो पूरी तरह बबीता जी और उनके परिवार के हो गए। प्यार भी उन्हीं लोगों पर लुटाया और अपनी सगी बहन को मानो भूल ही गया। शैलजा ने एक गहरी टूटी हुई सिसकी ली। शैलजा की माँ ने शैलजा के भाई आदर्श का हाल देखा था। उन्हें हमेशा अपनी बेटी की चिंता रहती थी। वह बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा बीमार थी और वह शैलजा को हमेशा समझाती रहती थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो आदर्श पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करे। उसकी पत्नी बबीता से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अगर वह लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करें तो तुम अपने पापा के दोस्त मनोज अंकल को फोन करना, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वह तुम्हारे पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन्हें तुम्हारे पापा से बहुत लगाव था। इसीलिए शैलजा ने सीधे मनोज अंकल को ही फोन किया और माँ की उम्मीद के हिसाब से मनोज अंकल ने उसका साथ दिया। शैलजा अभी अपनी सोच में डूबी ही थी, लेकिन अगले ही लम्हे प्रिंसी उसके लिए जूस के साथ काफी कुछ खाने के लिए ले आई तो वह सर झटकती आंसू पोंछे मुस्कुराई। आप रो रही थी? 16 साल की प्रिंसी की नजरों से शैलजा के आंसू छिप न सके। अरे नहीं, बस यूं ही। वह टाल गई। अगले दिन शाम तक ही शादी की सारी रस्में पूरी कर दी गईं। कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार ही उस शादी में शामिल हुए थे। अभिनव ने अपने पिता का मान रखा था। अपने दिल की चाह दबाकर सब मेहमानों को विदा कर वह अंदर आया तो देखा लहंगे में शैलजा एकदम प्यारी सी गुड़िया लग रही थी, जबकि उधर अभिनव की बेकरार निगाह अनायास ही शैलजा पर जा ठहरी। उस पल वह सन्न सा रह गया था। जब वह पहले आई थी तब बात और थी, पर अब वह उसकी दुल्हन बनकर बैठी थी तो देखने का अंदाज अपने आप ही बदल गया था। उसी पल शैलजा की नजरें भी उस दिलकश आदमी की ओर उठी जिसके बारे में उसके अंकल ने कहा था कि वही उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन उस नजर के असर से दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे में ही खो गए। यह शादी के बाद पहली नजर थी जो दोनों ने एक दूसरे पर डाली थी और फिर आंखें हटाना भूल गए थे। दोनों लगातार एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दिल में अजीब से जज्बात उभर रहे थे। तभी भैया, प्रिंसी की आवाज में वो पल टूट गया। अभिनव ने पल भर को ठिठक कर खुद को संभाला और प्रिंसी की तरफ मुड़ा। भैया, मेरा नेक निकाल दो ना। वह हथेली आगे बढ़ाते हुए बोली। क्या चाहिए मेरी बहन को? अभिनव ने उससे प्यार से पूछा और उसके माथे पर हल्की सी थपकी दी। उसी पल शैलजा को अपने बड़े भाई की याद आ गई। शैलजा का सिर झुक गया, आंखें नम होने लगी। भैया, मुझे तोहफा चाहिए। आपको पता है मैंने क्या कहा था? जब आपकी शादी होगी तो मैं क्या लूंगी? प्रिंसी उसे वही पुरानी बात याद दिला रही थी जो अभिनव कभी भूला ही नहीं था। पर आज तो बस शादी की रस्में हुई हैं, रिसेप्शन नहीं हुआ ना। वह उसे चिढ़ाते हुए बोला। उसकी बात पर शैलजा का दिल एक पल को थम गया। अरे एक ही बात है, शादी हो गई, चलो जल्दी मेरा तोहफा दो। प्रिंसी फिर हथेली आगे बढ़ाते हुए बोली। अभिनव ने अपनी जेब से एक मखमली छोटा सा केस निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें डायमंड रिंग देखकर प्रिंसी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वाह, ये मेरे लिए है ना? थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट। वह खुशी से झूम उठी।
भैया शैलजा भाभी का गिफ्ट भी देना। प्रिंसी अपनी रिंग देखते देखते यूं ही बोल गई। तो अभिनव की नजर फिर उसी लड़की शैलजा पर ठहर गई। तुम्हारी शैलजा भाभी ने गिफ्ट मांगा ही नहीं, वह जैसे प्रिंसी के साथ साथ उसे भी चिढ़ा रहा था। शैलजा घबरा गई, सिर और नीचे झुका लिया। फिर भी आप दे दीजिए, क्योंकि आप तो बेस्ट है ना, प्रिंसी अपने ही अंदाज में बोलती जा रही थी। प्रिंसी पानी लाना जरा। अभिनव ने बात टालनी चाही, अभी लाई। उसके रूम से निकलते ही अभिनव शैलजा के थोड़ा करीब आया, उसे गौर से देखा। ये लो, उसकी ओर एक मखमली डिब्बी बढ़ाते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया। ये क्या है? शैलजा हल्का सा हकलाई। खुद खोल कर देख लो। अभिनव वहीं कोमल मुस्कान लिए उसे देखते हुए बोला। शैलजा ने धीरे से उसके हाथ से डिब्बी ली और खोली। अंदर से एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग चमक उठी, जिसने उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान बिखेर दी। आप इसे हमें देने की बजाय खुद भी पहना सकते हैं। शैलजा की बात सुनकर अभिनव चौंकते हुए उसे देखने लगा। वह तो उसे अब तक एक मासूम नादान लड़की समझ रहा था, पर उसकी बात ने जैसे उसकी सोच की दिशा ही बदल दी। तुम्हें मेरे हाथ से पहननी है? वह जैसे तस्दीक करना चाहता था। ये हक आपका ही है। शैलजा ने एक ही वाक्य में पूरी बात पूरी कर दी। अभिनव उसके पास बैठा डिब्बी से रिंग निकाली और उसके हाथ में पहना दी। शैलजा एक पल को पूरी तरह चौंक गई। उसने तो बस यूं ही कह दिया था। उसे क्या पता था कि अभिनव उसकी बात को इतनी गंभीरता से लेते हुए सच में उसके हाथ में अंगूठी पहना देगा। उसके दिल में एक पल के लिए मीठी सी उम्मीद जगी, पर वह यह नहीं जानती थी कि उसके पहलू में बैठा यह आदमी अभी पूरी तरह उसका नहीं है। शादी मुबारक, वह धीमी आवाज में कहकर उठने लगा था कि शैलजा की मुलायम संकोची आवाज उसके कदमों को यकायक रोक गई। वह पलटा और उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या उसे भी मुबारक हो कहना चाहिए था। क्या यह शादी दोनों की जिंदगी में खुशियां लाने वाली थी? वह नहीं जानता था, पर उस मासूम लड़की की उम्मीद भरी आंखों को उदास देखना भी नहीं चाहता था। खैर, तुम्हें भी मुबारक हो। और आखिरकार उसके होंठों से वो शब्द निकल ही गए, जिन पर उस नीली आंखों वाली परी जैसी लड़की की प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसके जाते ही प्रिंसी अंदर आई और शैलजा की उंगली में चमकती रिंग देखकर उछल पड़ी। उसने हंसते हुए उसे छेड़ा और गले लगाकर खूब सारा प्यार बरसाया। प्रिंसी इस बात से बेहद खुश थी कि अब शैलजा हमेशा के लिए इसी घर की हो जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त की सच्चाई से अभी कोई भी परिचित नहीं था। अभिनव रात को उसके साथ नहीं था, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। एक दिन अचानक शैलजा की चीख सुनाई दी। वह तेजी से बाहर भागी और गलियारे में दौड़ते हुए जाते ही अभिनव के कंधे से जोर से टकरा गई। अभिनव फोन पर बात करते हुए अपने कमरे की ओर जा रहा था। शैलजा की अचानक टक्कर इतनी तेज थी कि वह खुद भी लड़खड़ा गया और रेलिंग से टकराने ही वाला था। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया, लेकिन वह मोबाइल को देखने की बजाय सिर्फ शैलजा को ही देख पाया, क्योंकि अगर उसने झट से उसको हाथ डालकर पकड़ न लिया होता तो वह सीधा नीचे जा गिरती। आह! शैलजा दर्द से करहा उठी, क्योंकि उसकी कमर जोर से रेलिंग से लगी थी। उसकी नीली सी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। अभिनव ने जैसे किसी स्वाभाविक जिम्मेदारी की तरह उसे कसकर संभाल लिया था। दोनों की धड़कनें एक लय में धड़क रही थीं। ठीक हो तुम? अभिनव ने धीमी आवाज में पूछा। अब वो उसे तुम ही कहकर बुलाने लगा था। उनके विवाह को 1 हफ्ता होने को आया था, लेकिन इस पूरे हफ्ते दोनों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी। इस दौरान मनोज साहब और अभिनव ने मिलकर शैलजा की सुरक्षा के लिए कोर्ट में आवेदन भी दे दिया था, ताकि उसके भाई द्वारा किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश होने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। लेकिन इस 1 हफ्ते में शैलजा का भाई एकदम खामोश रहा था और उसकी खामोशी भी अच्छी नहीं लग रही थी। जी, मेरी कमर, शैलजा रोती हुई बोली।
अभिनव ने संभालते हुए उसे धीरे से छोड़ा। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, लेकिन दर्द इतना था कि फिर से लड़खड़ाकर गिरने लगी और घबराहट में उसने अभिनव की शर्ट को पकड़ लिया ताकि खुद को बचा सके। अभिनव ने एक झटके में फिर उसका हाथ थाम लिया और उसे संभाल लिया। यह नजदीकी तो जैसे अभिनव की जान पर बन आई थी। शैलजा बार बार उसके इतने पास आ रही थी कि उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मनोज साहब वकील के पास गए हुए थे और प्रिंसी अपनी दोस्त के यहाँ असाइनमेंट का काम करने गई थी। अगर प्रिंसी घर होती तो अभिनव उसी को बुलाकर शैलजा को उसके सहारे कमरे में भिजवा देता। बहुत दर्द हो रहा है। शैलजा ना चाहते हुए भी अपनी तकलीफ जाहिर कर बैठी। मैं काम वाली को बुलाता हूँ। नहीं, वो घर पर नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ना मत। वो उसे रेलिंग के सहारे खड़ा करके जाने ही वाला था कि शैलजा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल अभिनव ने गहरी सांस ली और खुद ही उसे उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी इस हरकत से शैलजा की आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसके एहसास को महसूस करते ही वह सिर से पांव तक कांपने लगी। पहली बार ऐसा एहसास महसूस हो रहा था और अभिनव ने उसे बहुत संभाल कर बिस्तर पर लिटाया। तकिए पर सिर रखा और पीछे हटने ही वाला था कि शैलजा की चैन उसके कॉलर में फंस गई। वह वापस गिर पड़ा, मगर इस बार उसने खुद को उससे रोक लिया। उफ, ये सारे फिल्मी सीन आज ही मेरे साथ होने थे क्या? वह झुलझुलाया। रुको, मैं निकालता हूँ। शैलजा को अपनी चैन के साथ उलझा देख उसका हाथ रुक गया और वह खुद उसकी चैन निकालने लगा। चैन के लॉकेट पर हल्की सी खींच पड़ने से उसके गले के पास लाल निशान उभर आया। प्लीज आराम से निकालिए, वह धीमे से बोली। उसी पल अनजाने में ही अभिनव की नजर उसके हल्के हल्के कांपते हाथों पे टिक गई। जल्दी से चैन को अपनी शर्ट से छुड़ाकर पीछे हटा। उफ, कमर दर्द। वह दर्द से करहा उठी और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिनव समझ नहीं पाया कि उसकी तकलीफ कैसे कम करे। कोई बाम वाम है? लगा दूं तुम्हें? वह अचानक बोल पड़ा। आप कैसे लगाएंगे? वह घबरा गई। 1 मिनट, मेरे कमरे में है, मैं लेकर आता हूँ। वह बाहर चला गया। उसके जाने भर से शैलजा की सांस अटकने लगी। कुछ देर बाद वह वापस आया। आप मत कीजिए प्लीज, वह झिझकते हुए बोली। करने दो, वरना दर्द और बढ़ेगा, उसने नरम आवाज में कहा। वह उसे फिर से तकिए पर लिटाकर दरवाजा लॉक करता है। करवट लो शैलजा, वह हमेशा की तरह पूरे नाम से ही बोलता है। वह बामुश्किल करवट लेने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द से हिल भी नहीं पा रही थी। बस इतना कहकर वह उसे बहुत संभाल कर साइड करवट दिलाता है। शैलजा दर्द से तड़प उठती है। अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए उसके बाम लगाया। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये एहसास क्या है, लेकिन इतना जरूर समझ रही थी कि अभिनव का पास आना उसे बुरा नहीं लग रहा था, उल्टा दिल की धड़कनें और तेज कर दे रहा था। अभिनव ने बहुत संभल कर उसके बाम लगा दिया। बोला, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा और अगली बार जरा भी भागती दिखी ना तो समझ लेना, अगर मैं तुम्हें पकड़ ना लेता तो तुम सीधा नीचे गिरती। हड्डी पसली तुड़वानी थी क्या? हड्डी पसली बच गई, कमर टूट गई। शैलजा ने धीमी आवाज में शिकायत की। हुआ क्या था? इतनी तेज क्यों भागी? वह भौंवे सिकोड़ते हुए उसके पास आया। अंदर बाथरूम में काकरोच था। यह सुनते ही अभिनव ने सिर झटक कर जैसे हार मानते हुए कमरे से बाहर कदम रख दिया। शैलजा अब भी उसका एहसास महसूस कर रही थी। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और चेहरे पर अनजानी सी मुस्कान फैल गई थी। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सब एक पल में खामोश हो गए। तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ, मनोज साहब उठते हुए बोले। दरवाजा बिना पूछे खोलना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बाहर खड़े आदमी ने अंदर आते ही मनोज साहब के सिर पर वार कर दिया। वह चीख भी ना पाए और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। प्रिंसी और शैलजा एक साथ चीख पड़ी। मनोज साहब को देखकर प्रिंसी की सांसें अटक गईं। अंकल, चीखते हुए शैलजा बाहर भागी ही थी कि आदर्श तंज भरी निगाहों से उसे देखते हुए एक झटके से उसे पकड़ता है। शैलजा दर्द से तड़प उठती है। छोड़ो, वह बिलख पड़ी, पर सामने खड़ा आदर्श सिर्फ नाम का उसका भाई था, भाई जैसा कुछ भी नहीं। आज इस तरह घर में घुसकर आदर्श ने साफ कर दिया था कि वह भाई कहलाने लायक नहीं है। शैलजा ने कांपती आवाज में दर्द से भरे शब्द कहे।
आप एक बेरहम घटिया इंसान हैं। जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं आपकी बहन हूँ। किसी दुश्मन को भी आप जैसा भाई ना मिले। उसके यह शब्द सुनते ही आदर्श का दिमाग घूम गया और उसने पूरे जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। शैलजा दूर जाकर गिर पड़ी। नाजुक गाल पर 5 उंगलियों के निशान उभर आए। कुछ पल के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने भाई से जुबान चलाए। अब तुझे दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ, आदर्श चिल्लाया और 2 गुंडों की मदद से शैलजा को खींचता हुआ बाहर की ओर ले जाने लगा। भाभी प्रिंसी बाहर की ओर भागना चाहती थी, पर डर और सदमे के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह शैलजा को बेरहमी से ले जाते हुए देखती रही और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। कुछ देर में वह बाहर पहुंचती। तब तक शैलजा को गाड़ी में डालकर ले जाया गया था। गिरती पड़ती प्रिंसी वापस अंदर आई और मनोज साहब के पास बैठकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। पापा पापा आप ठीक है ना? वह रोते हुए उनका चेहरा थामे बैठी थी। मनोज साहब ने अपनी धुंधली होती आंखों से उसे देखा और धीमी आवाज में अभिनव नाम लिया और अगले ही पल बेहोश हो गए। बाबा, प्रिंसी उन्हें झचकोरती रही पर वह बेसुध पड़े थे। भाई भाई, वह रोते रोते अभिनव को पुकार रही थी, लेकिन अभिनव घर पर नहीं था। अगर होता तो आदर्श ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। लेकिन सवाल था सुरक्षा कहाँ थी? कोई कैसे अंदर आ गया? प्रिंसी भागती हुई अंदर गई, टेबल से मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से अभिनव का नंबर मिलाया। अभिनव का फोन बज उठा। प्रिंसी की कॉल थी। फोन कान पर लगाए हुए जैसे ही उसने प्रिंसी की बात सुनी, उसका दिल 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसका बाप अस्पताल में भर्ती था, दूसरी तरफ उसकी पत्नी शैलजा को उसका भाई उठाकर ले जा चुका था। वह अपनी पत्नी, अपनी इज्जत और अपने परिवार को यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। वह मनोज साहब का सिर शर्म से झुकने नहीं देगा। जैसे ही अभिनव अस्पताल पहुंचा, प्रिंसी वहीं से दौड़कर आई और सीधे उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। एसपी राणा भी मौजूद थे। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से सब पता चल चुका था। आदर्श और उसके लोगों ने गार्ड्स को घायल कर दिया था और जबरदस्ती घर में घुस आए थे। एसपी राणा अभिनव से पहले ही वहां पहुंच गए थे और ड्राइवर की मदद से मनोज साहब को अस्पताल लेकर आए थे। तभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। राणा ने फोन पर सारी बात अभिनव को बताई थी। प्रिंसी को देखते ही अभिनव ने उसे कसकर गले लगाया। भाई, बाबा को देखो ना, क्या हो गया है? प्रिंसी की आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं हुआ गुड़िया, कुछ नहीं होगा, बाबा को ठीक हो जाएंगे, रो मत। अभिनव उसके आंसू पोंछते हुए, उसके सर को सहलाते हुए उसके बिखरे बाल ठीक करने लगा। तभी एसपी राणा ने दृढ़ आवाज में कहा, अभिनव फिक्र मत करो, मुझे आदर्श के ठिकाने की खबर लग चुकी है। वो इसी शहर में छुपा है, बस तुम्हारे कहने भर की देर है। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अभिनव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सब्र से काम लेते हैं। अभी सबसे सही होगा कि हम कानूनी कार्रवाई करें। उस आदमी ने हमारी घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई है और वैसे भी घर की सुरक्षा पर खर्चा तो पहले से ही हो रहा था। अब कानूनी कार्रवाई जरूरी है। उसकी आंखों में गहरी चिंता और आग दोनों साफ झलक रही थीं। अब लड़ाई सिर्फ परिवार की नहीं, इंसाफ की थी। तो इस मामले में पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। एसपी राणा ने अभिनव को पूरे विस्तार से समझाया। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के बारे में पुलिस स्टेशन में कोई बात खुले। यह सब बहुत राजदारी से होना चाहिए। राणा, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? अभिनव ने बेचैन होकर कहा। अरे, यह भी कोई पूछने की बात है? टेंशन मत लो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। राणा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पापा कैसे हैं? अभिनव ने घबराकर पूछा। सिर पर बहुत जोर से वार किया गया है यार, काफी खून बह गया था, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि पूरी कोशिश करेंगे, सब ठीक होगा। राणा ने उसे दिलासा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि मनोज साहब अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी होश नहीं आया है। यह सुनकर अभिनव ने राहत की सांस ली। उसने प्रिंसी को मनोज साहब के पास छोड़ते हुए सुरक्षा और सख्त करवाई और वहां से निकल पड़ा। अब उसे अपना दूसरा फर्ज निभाना था, अपनी पत्नी शैलजा को बचाना, जो सच में उसकी राह देख रही थी। कोई है?
प्लीज दरवाजा खोलो, कोई है। शैलजा रो रो कर चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ना जाने अंकल का क्या हाल होगा, और ऐसा भाई किसी को ना मिले। वो बेबस होकर बोली, उसे पता नहीं था कि यहाँ बंद हुए कितना वक्त बीत चुका है, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि उसके भाई आदर्श का कोई भी इरादा नेक नहीं था। वह अगर उसे यहाँ लेकर आए थे तो इसके पीछे जरूर कोई चाल थी, और यह सारी चालें उनकी पत्नी बबीता जी ही चलवा रही थी। रो रो कर शैलजा का गला सूख गया। आखिरकार वो थककर नीचे ही जमीन पर बैठ गई। दीवार से टिककर वह अपने अंकल मनोज साहब के बारे में सोचती ही जा रही थी कि अचानक दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। उसकी भाभी बबीता उसके भाई आदर्श के साथ अंदर आई। पकड़ो ये ड्रेस और तुरंत तैयार हो जाओ, अभी इसी वक्त तुम्हारी शादी है, बबीता ने कठोर आवाज में कहा। हम किसी से कोई शादी नहीं करेंगे, समझी आप। शैलजा अपने आप को संभालती हुई खड़ी हुई और डर के बावजूद जितनी आवाज निकल सकी उतनी में बोली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह बिल्कुल अकेली है। उसे इस घड़ी में किसी अपने की बेहद जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं था, और सामने खड़े दोनों लोग उसके अपने नहीं बल्कि उसके खिलाफ थे। बबीता ने तड़प कर कहा, तुम यह शादी नहीं करोगी तो भी करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर में मुझे तुम पूरी तरह तैयार चाहिए, समझी तुम। आदर्श ने अपनी बहन को गुस्से से धमकाया, तू चाहे जितना मना कर ले, यह शादी होकर ही रहेगी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ। शैलजा गुस्से और डर से कांपते हुए बोली, आप चाहे जान ले लो हमारी, लेकिन हम ये शादी कभी नहीं करेंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बबीता ने शैलजा को पकड़कर जोर से झचकोरा। क्या कर रही हो बबीता? अगर इसे जरा भी चोट लग गई ना, अगर इसके चेहरे पर खरोच भी आ गई तो बीरेंद्र साहब शादी से इनकार कर देंगे। इसके चेहरे की कीमत दी है उन्होंने, पूरा सौदा किया है। यह उसका भाई था जो आज अपनी ही बहन को एक बूढ़े आदमी के साथ जबरदस्ती शादी के लिए धकेल रहा था, क्योंकि उसने बीरेंद्र साहब से पूरे 50 लाख रुपए ले रखे थे और अब उसी रकम के बदले उसे अपनी बहन सौंपनी थी। हम मर जाएंगे लेकिन यह शादी नहीं करेंगे, शैलजा चीखी। मर तो तुम जाओगी ही, लेकिन पहले तुम्हारे अंकल को निपटाऊंगा। आदर्श गुस्साया, आज तो बच गए हॉस्पिटल में, लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे। मेरे आदमी वहीं खड़े हैं अभी भी, बस एक इशारा दूंगा और तुम्हारे अंकल को खत्म कर देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, ये शादी या तुम्हारे अंकल की मौत। उसके भाई ने इतनी घिनौनी बात उसके सामने रख दी कि वह चाहकर भी कुछ बोल ना पाई। वह अपने अंकल मनोज साहब के लिए जान तक दे सकती थी। आज जिस हालत में उसने उन्हें देखा था, उसके बाद वह अंदर तक टूट गई थी। सामने खड़ा शख्स उसके अंकल को सच में मरवा सकता था। यह सोचकर ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चुपचाप उसके हाथ से शादी का लहंगा लेते हुए उसने दोनों पर नफरत भरी नजर डाली। दोनों उसके दर्द का मजाक उड़ाते हुए जीत की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चले गए। शैलजा बेमन से बोली, यह शादी का लहंगा नहीं, कफन है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। अंकल, आपने कहा था कि आपका बेटा अभिनव हमारी हिफाजत करेगा, यही हिफाजत है। आज हमारी शादी जबरदस्ती किसी बूढ़े आदमी से करवाई जा रही है और वो यहाँ है ही नहीं। हमें यहाँ लाया गया और उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। काश अभिनव आप आ जाते, हमें बचा लेते। हमारा दिल आपके लिए धड़कने लगा था। हमें मोहब्बत का मतलब नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि आपसे शादी हुई है और आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। प्लीज आ जाओ, इन्हें रोक लो। वह शादी का लहंगा हाथ में मरोड़ते हुए बुरी तरह से सिसक पड़ी, लेकिन उसे पता था कि उसे तैयार होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों लोग ना जाने क्या कर डालते। वह दुल्हन की तरह तैयार होकर बाहर लाई गई, जहां बीरेंद्र साहब दूल्हे की वेशभूषा में बैठे थे। उनके साथ कुछ मर्द और 2 औरतें बारात के नाम पर आए थे। शैलजा ने अपना चेहरा भारी दुपट्टे से ढक रखा था, लेकिन बीरेंद्र साहब जानते थे कि आदर्श की बहन बहुत खूबसूरत है। वह उसे एक बार पहले भी देख चुका था, इसीलिए तो उसने बिना सोचे आदर्श को 50 लाख रुपए उधार दे दिए थे। आदर्श वह रकम लौटा तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी बहन को ही उसने कीमत के तौर पर मांग लिया था। दुनिया में ऐसे भाई भी होते हैं जो अपनी बहन के सौदे की तरह देखते हैं।
जो अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही बहन को दांव पर लगा देते हैं। ऐसे लोग भाई कहलाने के लायक ही नहीं होते। पंडित जी, विवाह शुरू कीजिए। आदर्श ने शैलजा के बैठते ही वहां मौजूद पंडित से कहा। कुछ पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। शैलजा ने आंसुओं को रोकते हुए हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी। चुप रहो। आदर्श गुस्से से उसे डांटते हुए बोले, आप क्यों गुनाह कर रहे हैं? नहीं कर सकते हम यह विवाह, क्योंकि हमारी पहले ही किसी से शादी हो चुकी है और बिना तलाक दूसरी शादी नहीं हो सकती। शैलजा ने कांपते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि हम यह विवाह करें तो पहले हमारी पहली शादी खत्म करवाएं, उसके बाद ही दूसरी शादी होगी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पहली बार शैलजा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सबको चौंका दिया। पंडित जी ने आदर्श की ओर देखते हुए कहा, बेटी सही कह रही है। अगर लड़की पहले से शादीशुदा है तो बिना तलाक उसका दूसरा विवाह मान्य नहीं है। पहले पहला विवाह टूटेगा फिर दूसरा होगा। यह झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप विवाह करवाइए। आदर्श गुस्से से बोला, नहीं पंडित जी, हमारे अंकल मनोज साहब ने हमें उस रात घर से बचा कर ले जाते ही हमारी शादी अभिनव से करवा दी थी। हमारे पास सबूत भी हैं। शैलजा ने दृढ़ आवाज में कहा, पंडित जी विवाह करवाइए। आदर्श चिल्लाया, आपकी बात ठीक है आदर्श जी। पंडित जी शांत स्वर में बोले, लेकिन लड़की कह रही है कि उसके पास सबूत हैं, तो जब तक क्लियर नहीं होता यह विवाह नहीं हो सकता। मैं यह विवाह नहीं करा सकता। पंडित जी हाथ जोड़कर पीछे हट गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वीरेंद्र साहब ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए घमंड से कहा, अगर विवाह नहीं हो सकता तो मैं इसे बिना विवाह के ही अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं। लड़की तो आज मैं लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, आदर्श ने दांत पीसते हुए कहा और अपनी बहन की ओर गुस्से से देखा। नहीं नहीं, हमारा हाथ छोड़ो, हमें बचा लो। शैलजा चीखती रही, लेकिन आदर्श ने उसकी एक भी नहीं सुनी। छोड़ो हमें, छोड़ो। शैलजा चीख रही थी, लेकिन उसका भाई जैसे बहरा हो गया था। उसने एक बार भी अपनी रोती बिलखती बहन की तरफ नहीं देखा। इससे पहले कि वीरेंद्र साहब शैलजा को लेकर घर की दहलीज पार करता, बड़े दरवाजे से अचानक पुलिस अंदर घुस आई। पुलिस को देखते ही उसकी पकड़ शैलजा की कलाई पर ढीली पड़ी। शैलजा ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और सामने से तेजी से आते अभिनव की ओर भागी। वह उसे अपनी तरफ आते देख बस रोने लगी, लेकिन शादी के लहंगे में होने के कारण उसने शर्म से अपने होंठ भींच लिए। इसका मतलब क्या था? क्या वह दूसरी शादी करने जा रही थी? वहां खड़े पंडित को देखकर भी अभिनव के माथे पर गहरी सिकन पड़ गई। वह गुस्सा जाहिर करता उससे पहले ही शैलजा भागती हुई आकर उसके सीने से लग गई। सिसकते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपाती बोली, कहाँ थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अभिनव ने बेख्याली में उसे मजबूती से अपने गले से लगा लिया। उधर पुलिस ने वीरेंद्र साहब और उसके आदमियों को पकड़ लिया। दूसरी तरफ आदर्श और उनकी पत्नी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों चीखते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें ले गई। अभिनव भाभी को लेकर जाओ, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा, एसपी राणा ने धीमे स्वर में कहा और अभिनव ने सिर हिलाते हुए शैलजा को बाहर ले जाकर अपनी कार की ओर बढ़ा। शैलजा अभी भी घूंघट में थी, हिचकियां रोके नहीं रुक रही थी। उसे बैठाकर अभिनव ने कार स्टार्ट की, लेकिन पूरे रास्ते एक शब्द तक नहीं बोला। ना जाने किस बात का गुस्सा था उसे, जबकि शैलजा को उस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह तो इतना भी नहीं कर रहा था कि वह उसका कंधा पकड़ ले और थोड़ा सुकून पा ले। उसका चेहरा पत्थर जैसा था। उसने पूछा, अंकल कैसे हैं? घर पहुंचते ही बोला, अंकल की फिक्र मत करो, उनका बेटा जिंदा है, अंदर जाओ तुम। उसकी आवाज सख्त और बेरुखी थी। शैलजा समझ नहीं पा रही थी कि उसका कसूर क्या था। उसने अभिनव कहते हुए उसे पुकारा भी, पर वह उसी गुस्से में बोला, अंदर जाओ और मेरे वापस आने से पहले यह बेहुदा शादी का लहंगा बदल लेना, वरना उसी वक्त इस लहंगे को आग लगा दूंगा। आखिर वह अपने गुस्से की वजह जाहिर कर ही गया। हमें डर लग रहा है, हम अकेले अंदर नहीं जाएंगे, शैलजा हिम्मत करके बोली। वह कुछ जवाब देता उससे पहले उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल प्रिंसी की थी। उसने बताया कि मनोज साहब को होश आ गया है और वह तुरंत अस्पताल पहुंचे।
बस मेरा बच्चा, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, अपना ध्यान रखना, और पापा का भी। अभिनव की आवाज इतनी नरम थी कि शैलजा का दिल टूट गया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोना शुरू कर दिया। अगले ही पल कार का दरवाजा खोलकर वह अंदर की ओर भागी। उस वक्त उसे बस अकेलापन चाहिए था। कोई तो अपना नहीं था उसके पास। बाप और माँ मर चुके थे। भाई ने भाभी के लिए उसे बेच दिया। अंकल ने उसे यहाँ लाकर एक ऐसे आदमी के हवाले कर दिया जो उससे शायद नफरत करता था। शैलजा के हिस्से हमेशा अधूरे रिश्ते ही आए थे और अब शायद यही अधूरापन उसे तोड़ने के लिए काफी था। वह कमरे में घुसते ही सब चीजें इधर उधर फेंकने लगी। रोती हुई बोली, हम अंकल से कह देंगे कि हमें इनके साथ नहीं रहना। हम किसी के सिर पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे, और अगर अंकल ने बात नहीं मानी तो हम यह घर भी छोड़ देंगे और किसी को नहीं बताएंगे कि हम कहाँ गए। बुक अभी तक रोए जा रही थी। आज का सारा दिन उसका बहुत बुरा गुजरा था। उसने कपड़े बदलकर हल्के फुल्के कपड़े पहने और प्रिंसी के नंबर पर कॉल की, लेकिन प्रिंसी का मोबाइल इस वक्त अभिनव के पास था। शैलजा की कॉल देखते ही उसे फिर से उसका शादी वाला लहंगा याद आ गया। इससे पहले कि वह कॉल रिसीव करता, डॉक्टर ने आवाज लगा दी। डॉक्टर ने उसे मनोज साहब की पूरी हालत बताई। थोड़ी देर होश में आने के बाद वे फिर बेहोश हो गए थे, लेकिन अब उनकी जान खतरे से बाहर थी और डॉक्टरों के मुताबिक सुबह तक उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता था। अभी की रात उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना था। थोड़ी देर बाद अभिनव प्रिंसी को भी घर ले जाना चाहता था, क्योंकि वह काफी देर से अस्पताल में थी। वह घर की सिक्योरिटी भी सख्त करवा चुका था। यह अलग बात थी कि अब सभी दुश्मन जेल में थे, फिर भी वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। केस अब अदालत में चलेगा और यकीनन उन सबको सजा ही होगी। अभिनव, तुम प्रिंसी को घर ले जाओ। अंकल के पास मैं हूँ। वैसे भी वो सो रहे हैं, सुबह तक ही जागेंगे। दवाइयों का असर है। आराम से घर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। घर में भी तुम्हारी जरूरत है, एसपी राणा ने नरमी से समझाया। मैं बाबा को छोड़कर नहीं जा सकता राणा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? दोस्त हूँ तुम्हारा। अंकल को मैं अपने पिता की तरह मानता हूँ। मुझ पर भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। मैंने सिक्योरिटी सख्त करवा दी है और खुद भी यहीं रहूंगा। तुम प्रिंसी को ले जाओ, उसे भी और तुम्हें भी आराम की जरूरत है। राणा की बात पर वह धीरे से सिर हिलाता हुआ प्रिंसी को लेकर अस्पताल से निकल गया, जबकि प्रिंसी के मोबाइल पर आती शैलजा की कॉल को उसने काट दिया था। और उधर कमरे में मोबाइल बेड पर फेंकते हुए शैलजा अपनी आंखों में भरे आंसुओं को रोक नहीं पाई। दोनों भाई बहन में से कोई भी उसे उसके अंकल की हालत नहीं बता रहा था। उसका क्या कसूर था, वो समझ नहीं पा रही थी। तभी कुछ देर बाद दरवाजा खुला और प्रिंसी अंदर आई। भाभी शैलजा को सही सलामत देखकर प्रिंसी अपनी भाभी की तरफ बढ़ी और उसे सीने से लगाकर पकड़ लिया। शैलजा को लगा जैसे इस पूरी दुनिया की भीड़ में कोई तो उसका अपना है। वो उसके गले लगकर फिर से रोने लगी। सामने ही अभिनव खड़ा था, जिसकी नजरें लगातार उसी पर टिकी थी और गहरी नजरों से जैसे उसे अपने घेरों में बांधे हुए थी। प्रिंसी से मनोज साहब की सारी खैरियत पूछते हुए वो कुछ देर को सब कुछ भूल गई थी। बुरा वक्त टल चुका था। मनोज साहब दूसरे दिन घर आ चुके थे। शैलजा एक मिनट के लिए भी उनसे अलग नहीं हो रही थी। उसे डर था कि अगर उसने अंकल को एक पल के लिए भी छोड़ा तो कहीं उन्हें खो ना दे। दिन रात उसने उनकी सेवा की और इस सब में वो यह भी भूल गई कि उसे तो जल्द ही यहाँ से जाना था। एक दिन जब मनोज साहब ठीक होकर बैठे थे तो उन्होंने अभिनव को पास बुलाकर कहा, अभिनव बेटा, जिस वजह से यह शादी हुई थी वह वजह अब लगभग खत्म हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो यह शादी खत्म कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस रिश्ते के बोझ तले दबे रहो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है जिसे तुम चाहते हो तो शैलजा को आजाद कर दो और खुद भी आगे बढ़ो। मनोज साहब की बात सुनकर अभिनव बिना जवाब दिए वहां से उठकर चला गया, लेकिन दरवाजे के उस पार खड़ी शैलजा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। मतलब यह शादी असली शादी ही नहीं थी। वह घबराकर कमरे में दाखिल हुई। अंकल, क्या हमारी शादी अभिनव से नकली थी? उसकी आवाज कांप रही थी। मनोज साहब घबरा गए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो फिर आप यह शादी खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? और एक मिनट, आपने जबरदस्ती हमारी शादी क्यों करवाई? ऐसा क्यों किया अंकल?
वह रोते हुए उनके सीने से लग गई। सुनो बेटा, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। नहीं, अब कुछ नहीं सुनना, सब सब झूठ था। लेकिन फिर भी हम किसी पर जबरदस्ती बोझ नहीं बनना चाहते। आप यह शादी खत्म कर दीजिए। तभी अभिनव अंदर आया और दोनों के करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी नजर शैलजा पर पड़ी तो वह थोड़ा झुक गई। बाबा, अभिनव ने सीधा अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, मैं शैलजा से शादी खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि मैं रिसेप्शन चाहता हूँ ताकि सबको बता सकूं कि शैलजा मेरी पत्नी है। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं बल्कि सख्त यकीन और अधिकार था। शैलजा और मनोज साहब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे कि क्या वह सच में ऐसा चाहता है या उन्हें ही गलतफहमी हो रही है। लेकिन अभिनव ने साफ कर दिया कि जो वह कह चुका है वही करेगा। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसका और शैलजा का रिसेप्शन हो गया। मनोज साहब ने उससे कहा, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर पहुंच जाओ, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, तुम शैलजा का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। और अभिनव ने यह उन्हें यकीन दिलाया, क्योंकि शादी से मोहब्बत तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब वह मुकाम आ चुका था। शैलजा एक बार फिर दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी कि तभी अभिनव अंदर आया। शैलजा का दिल धड़क उठा। वह उसके बिल्कुल पास आकर बैठा तो वह हल्के से सिमट गई। अभिनव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में उसके डर को समझते हुए कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का नया सफर शुरू कर रहे हैं। वह थोड़ा पीछे होकर तकिया उसके सिरहाने ठीक करता, फिर शैलजा के चेहरे को देखते हुए बोला तो उसने झट से घूंघट पीछे कर लिया। आप तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? आपको मौका मिला था, फिर आपने उससे फायदा क्यों नहीं उठाया? उसके इस सवाल पर अभिनव चौंक कर सीधा बैठ गया। क्या मतलब? शैलजा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने आपको राणा जी से कहते सुना था कि आप ये शादी नहीं करना चाहते थे, इससे पहले कि वह और कुछ कहती। अभिनव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए रोक दिया। किसी बेगुनाह पर इल्जाम मत लगाया करो शैलजा, क्योंकि तुम्हें पूरी सच्चाई पता नहीं होती। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यह सच्चाई काफी नहीं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। यह कहते हुए उसने उसे अपने पास खींच लिया। शैलजा का दिल और तेजी से धड़कने लगा और वह चुप हो गई। शैलजा, वह उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और मुझे खुशी है कि हम अपने रिश्ते की शुरुआत आगे तब कर रहे हैं जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, क्योंकि बिना मोहब्बत शादी बस एक समझौते की तरह होती है। एक बात सुनो, यह शर्माना थोड़ी देर के लिए कम कर दो, उसने हंसकर कहा। शैलजा ने धीमे से जवाब दिया, शर्म तो खुद आती है। ठीक है, अभिनव मुस्कुराया, लेकिन मोहब्बत पर कोई समझौता नहीं होगा, ये याद रखना। वह उसके करीब आया तो शैलजा हल्की सी सकुचा उठी, पर आज वह उसका अपनापन महसूस कर रही थी। इतने दिनों का डर, तनाव और तकलीफ मानो कम होने लगी। शैलजा ने खुद को पूरी तरह उसके भरोसे के हवाले कर दिया। दुखों के बादल छटे तो हर मंजर साफ हो गया और दोनों के दिल भी। अब वह दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी जिंदगी जी रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यह कहानी केवल मनोरंजन और फिक्शन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित घटनाएं और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्था से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी में जो दृश्य शामिल हैं, जो केवल कहानी को सस्पेंस और ड्रामा बढ़ाने के लिए हैं। वीडियो में दिखाई गई घटनाएं सत्यापित या वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं हैं। कृपया इसे केवल कहानियों और फिक्शन के रूप में देखें। इस सामग्री को 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया गया है।